हिंदी सिनेमा और हिंदी फिल्म संगीत के कदरदानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस साल का इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड यानी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उर्दू लैंग्वेज के लिए गुलजार साहब को। गुलजार साहब हिंदी सिनेमा और म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बल्कि एक बहुत मजबूत स्तंभ है। 1963 में बिमल रॉय साहब की फिल्म बंदनी से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और एज ए लिरिसिस्ट अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत करने वाले गुलजार साहब ने फिल्म राइटिंग, फिल्म डायरेक्शन और लिरिक्स राइटिंग में एक के बाद एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए। 1971 में बतौर डायरेक्टर इनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, मेरे अपने। गुलजार साहब की सबसे बड़ी पहचान एक गीतकार के रूप में बनी। वजह यह थी कि गुलजार साहब के लिखने का तरीका, उनका अंदाज़ बयां, उनका मेटाफर, उनकी एनालॉजी, सब कुछ एकदम अलग, एकदम नई थी। इस तरीके से, इस अंदाज में लिखते हुए हमने कभी किसी और राइटर को नहीं देखा था। गुलजार साहब का एक मुखड़े की एक लाइन सुनेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ये गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है। इतना अलग, इतना अनोखा और इतना मुख्तलिफ अंदाज़ बयां है गुलजार साहब का। तो इस खुशी के मौके पर मैं उनके लिखे हुए कुछ कमाल के गीतों को याद करके उनकी बेजोड़ प्रतिभा और उनके लिखने के गज़ब अंदाज़ बयां को खिराज अकीदत पेश करने की कोशिश करता हूँ। गुलजार साहब के गीतों में आप पाएंगे कि वो नेचुरल और अननेचुरल ऑब्जेक्ट का बहुत ही खूबी से पर्सोनिफिकेशन करते हैं। उनके पहले गीत में ही इस ख़ास अंदाज की हमें झलक मिल जाती है। बिमल रॉय साहब की फिल्म बंदनी के लिए जो गाना उन्होंने लिखा, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे, इसके अंतरे पर गौर कीजिए। बदरी हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा, तो राहु लागे बैरी, मुस्काए जी जलई के। किस खूबी से यहाँ पर चांद का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। चांद को एक ज़िंदा तख्लीक, एक ज़िंदा शख्सियत के तौर पर गुलजार साहब ने यहाँ कितने एफर्टलेसली पेश किया है। क्या खूबी से यहाँ पर आप देखेंगे कि नायिका और चांद के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। दूसरी बात जो गौर करने लायक है वो है लिरिक्स में मौजूद म्यूज़िकलिटी। शब्दों का चयन, शब्दों का अरेंजमेंट ऐसा है कि जो लिरिक्स है वो खुद बता रहा है कि क्या आउटलाइन होनी चाहिए इसके ट्यून की। गुलजार साहब के हर गाने में ये खूबी मौजूद है, उनके शब्दों के अरेंजमेंट में ही म्यूज़िक मौजूद होता है। दूसरा गाना जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो उनके डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म मेरे अपने का है। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। काफिया रदीफ के बंधनों से पूरी तरह से आज़ाद। क्या प्रोग्रेसिव राइटिंग है। अंतरे पे ध्यान दीजिए। भूली हुई कुछ यादें, टूटे हुए कुछ सपने, तन्हाई दोहराती है रात भर। अगेन देखिए तन्हाई का कैसे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। अंदाज़ बयां कितना अलग है। वो ये नहीं कह रहे कि जब वो तन्हा होते तो भूली हुई यादें और टूटे हुए सपने ये उनको सताते हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जब तन्हा होते तो तन्हाई जो है वो इन भूली हुई यादों को और इन टूटे हुए सपनों को दोहराती है। जुदाई या बेवफाई के एक्सप्रेशन को फिल्म गीत के फ्रेमवर्क के अंदर कितने अनोखे अंदाज से बयां किया है गुलजार साहब ने। और अब जो गाना मुझे याद आ रहा है वो 1970 में बनी असित सेन की फिल्म खामोशी का है। हमने देखी उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के उसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। नाउ दिस इज़ वेरी डीप। यहाँ पर जो पहली लाइन है, हमने देखी उन आँखों की महकती खुशबू, ना आँखों में कोई खुशबू होती है और ना खुशबू दिखाई देती है। तो यहाँ पर बयान क्या हो रहा है। यहाँ पे गुलजार साहब प्यार में जो इंसान पड़ा हुआ है उसकी जो कैफियत है, उस कैफियत की जो डायनामिक्स है, उसकी जो इंटेंजिबिलिटी है उसको बयान कर रहे हैं। वो इंटेंजिबल है, तभी इस तरह का मेटाफर यूज़ हुआ है कि आँखों की महकती खुशबू और हमने देखी है। और बात ये जो फ़लसफ़ा ये है कि इस इंटेंजिबिलिटी को टेंजिबल नहीं बनाना चाहिए। तभी वो सेकंड लाइन में गुलजार साहब कह रहे हैं कि हाथ से छू के से रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। हाथ से छूने का जो मेटाफर है वो इनटेंजिबल को टेंजिबल बनाने का मेटाफर है। किसी को छू सकते यानी वो चीज़ टेंजिबल हो गई है। तो गुलजार साहब जो बयान कर रहे हैं वो ये है कि प्यार में जब तुम हो, जो कैफियत है प्यार की, उसका जो मज़ा है वो उस इनटेंजिबिलिटी में है।
उसको टेंजिबल मत बनाओ। जब आप उसको टेंजिबल बना दोगे तो वो ख़ास चीज़, वो ख़ास कैफियत वो बहुत ही आम हो जाएगी। वो सोसाइटी और दुनिया, उसके नियम उस पर लागू हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है एक फिल्मी गीत के फ्रेमवर्क के अंदर। अब बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारा माइंड जो इतना डेवलप हो चुका है, उसके लिए ये सोच पाना कि बच्चों को क्या चीज़ अपील करेगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ उनको अपील करेगी, तो वो बेसिक लेवल तक जाना और फिर उसमें लिटरेरी क्वालिटी को डालना, इन्फ्यूज़ करना, वज़न पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन गुलजार साहब तो इसे इतना एफर्टलेसली करते हैं कि क्या कहिए। बच्चों के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो फिल्में बनाई है, जो गाने लिखे, वो सब तो बेंचमार्क है और ये गाना भी उसमें शामिल है। और आप नोटिस करिए इसमें कैसे नेचुरल चीज़ का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, जो उनका ख़ास अंदाज़ है। चड्डी पहन के फूल खिला है। और म्यूज़िकलिटी पर ध्यान दीजिए, जो शब्दों में म्यूज़िकलिटी है, शब्द शब्द नहीं है, कोई झरना है संगीत का, जिसमें से संगीत खुद ब खुद बह रहा है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबो दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक आम इंसान का इस महानगर में घर ढूंढना, घर बसाना, इस प्रोसेस में जो उसकी कमर टूटती है और जो पल पल उसकी उम्मीदें मरती है, उस सब को क्या खूबी से गुलजार साहब ने इस गीत में बयान किया है। आप अंतरे पे ध्यान दीजिए। दिन खाली खाली बर्तन है, रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। क्या सच्ची तर्जुमानी है। वो जो नायक है फिल्म का, उसके जो अंतर मन में चल रहा है, जो नाउम्मीदी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, उसकी क्या सच्ची तर्जुमानी हुई है। और एक मिडिल क्लास इंसान है, और इस मेटाफर पे ध्यान दीजिए, वो भी मिडिल क्लास वाले हैं। तो क्या एक जो वननेस क्रिएट किया है गुलजार साहब ने, और जो उनका अंदाज़ है, उस अंदाज़ को ही बरकरार रखा है। अननेचुरल ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन और म्यूज़िकलिटी वो भी बरकरार है। इसमें गुलजार साहब ने जो मेटाफर और एनालॉजी यूज़ की है, उस पर गौर करिए। कितने निराले और कितने एक्सेसिबल है, मगर गहरे हैं। ये नहीं है कि गुलजार साहब ने अपने अंदाज़ बयां को बरकरार रखने के लिए और अनकन्वेंशनल मेटाफर यूज़ करने के लिए जो कैरेक्टर की वेदना है उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया है, उसकी जो ट्रेजेडी है उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि वो कैरेक्टर की जो नाउम्मीदी है वो और उभर कर आई है। ये होती है उस्तादों वाली राइटिंग। गुलजार साहब के गीतों का पूरा रेपर्टोयर ही नायाब है, अनोखा है। मैं किन किन गीतों की बात करूं, किस गीत के बारे में बात करूं और किस गीत को छोड़ूं, उनके अंदाज़ बयां का मैं क्या जिक्र करूं, मैं क्या बयान करूं। अपने पूरे वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके भी मैं अगर उनके अंदाज़ बयां की तारीफ़ करूं तो वो मेरी हिमाकत ही मानी जाएगी। अपने फ़न पर ऐसी ज़बरदस्त अथॉरिटी है गुलजार साहब की। एक बार फिर से मैं गुलजार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ज्ञानपीठ अवार्ड का भी सम्मान बढ़ाया गया है।